तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टू डायमेंशनल एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो टू डायमेंशनल एप्लीकेशन को समझने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर में टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या है। तो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे आपको ये प्लेन शीट आपको टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसमें लेंथ और ब्रेथ है। तो जिस किसी भी ऑब्जेक्ट में लेंथ हो ब्रेथ हो वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इट मीन्स जिसमें लेंथ हो ब्रेथ हो, ठीक है। तो जिसमें लेंथ ब्रेथ हो या ब्रेथ हाइट हो या हाइट लेंथ हो, तो ये भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं टू डायमेंशनल एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो टू डायमेंशनल एप्लीकेशन में हम लोग को पहले इंसुलेटिंग शीट का इंटेंसिटी फाइंड करना है और उसके बाद हम लोग को फाइंड करना है किसी कंडक्टिंग शीट का इंटेंसिटी। तो इंसुलेटिंग सीट के लिए क्वेश्चन बनता है कि कोई आपको एक इंसुलेटिंग सीट दिया है, जैसे आपको कोई कागज़ का पेपर हो गया, उस कागज़ के पेपर पर यूनिफॉर्मली चार्ज एक्सपेंड किया हुआ और वो इन्फिनाइट लेंथ का और वो इन्फिनाइट एक्सपेंडेड आपको पेपर हो गया। तो उसी पेपर के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक इन्फिनाइट एक्सपेंडेड सीट दिया है और ये इंसुलेटिंग सीट है, इसलिए हम लोग को इसको फ्रंट फेस और बैक फेस, इसके फ्रंट फेस और बैक फेस दोनों फेस पे हम लोग को चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलेटिंग सीट है और इंसुलेटिंग सीट पर हम लोग एक साइड चार्ज देंगे तो वो चार्ज दोनों साइड एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग को इसके दोनों साइड चार्ज को एक्सपेंड करना पड़ेगा और जब दोनों साइड चार्ज को एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसके फ्रंट फेस और बैक फेस दोनों फेस पर फाइंड करना पड़ेगा। और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैं यहाँ भी बोलूँगा कि हम लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को गिवन फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा और इस फेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करके हम लोग उसके फ्लक्स को गॉस लॉ के फ्लक्स से कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करके जो निकलेगा वही आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इट मीन्स ये हुआ कि आपको जो भी गिवन फेस है उस गिवन फेस का हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना, जो भी निकल जाएगा उसके इक्वेशन फर्स्ट लीड करेंगे, फिर गॉस लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे और वो फ्लक्स आपको ये होने वाला है। अब हम लोग इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर कर देंगे और दोनों को कंपेयर करके हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। क्लियर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहला काम हम लोग को गिवन फिगर का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो मैंने इससे पहले ही कह चुका है कि ये इंसुलेटिंग शीट इसके दोनों फेस पर हम लोग को चार्ज देना पड़ेगा। तो दोनों फेस का अलग अलग इंटेंसिटी फाइंड करना पड़ेगा, अलग अलग फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो फ्रंट फेस के सामने आपको यहाँ पर एक पॉइंट P1 हो गया और ये पॉइंट P1 के सराउंडिंग इसका यूनिट एरिया होगा, ठीक है। और उस यूनिट एरिया का वैल्यू होगा वेक्टर dA1 होगा और उस यूनिट एरिया पर ये फ्रंट फेस का सरफेस इंटेंसिटी अप्लाई करेगा। वो इंटेंसिटी आपको इस राइट साइड होगा। तो इस यूनिट वेक्टर एरिया का डायरेक्शन राइट साइड, इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट साइड। इट मीन्स यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा और यहाँ जो ये यूनिट एरिया है इस यूनिट एरिया पर ये सरफेस का चार्ज अपना इफेक्ट अप्लाई करेगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक थिन सिलिंड्रिकल शेप में इस टाइप से अप्लाई होगा। उस थिन सिलिंड्रिकल शेप पर हम लोग एक पॉइंट P4 लेट कर लेते हैं। उस पॉइंट P4 पर भी इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा राइट साइड होगा, उसका जो वेक्टर एरिया होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। इट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर 0 का एंगल फॉर्म हुआ, यहाँ पर 90 का एंगल फॉर्म हुआ। अब आते हैं हम लोग बैक फेस की ओर। तो बैक फेस में आप लोग को जब चार्ज देना होगा तो चार्ज देने के कारण हम लोग यहाँ एक पॉइंट P2 लेट कर लेते हैं। इस पॉइंट P2 का जो एरिया होगा वो यूनिट एरिया होगा और उस यूनिट एरिया का डायरेक्शन ऐसे लेफ्ट साइड होगा, उसको हम लोग वेक्टर dA2 कह सकते हैं। और फ्रंट फेस के चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो भी लेफ्ट साइड होगा। इट मीन्स वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मिडल आपको 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ। और सिमिलरली फ्रंट फेस की तरफ बैक फेस में भी क्या होगा, इस यूनिट एरिया पर जब बैक फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई होगा तो वो एक थिन गॉसियन सरफेस के फॉर्म में अप्लाई होगा। उस थिन गॉसियन सरफेस पर हम लोग यहाँ पॉइंट P3 लेट कर लेते हैं। उस पॉइंट P3 का जो वेक्टर एरिया होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा और उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो सरफेस के। तो यहाँ पॉइंट P3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया वेक्टर dA के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए पॉइंट P1
P2, P3, P4 सभी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करके उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। या हम लोग एक साथ ये प्रोसेस को भी कर सकते हैं। एक साथ करने का मतलब हुआ कि हम लोग पॉइंट P1 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, पॉइंट P2 को फ्लक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, 3 वाले को इंटीग्रेट कर लेंगे, 4 वाले को इंटीग्रेट कर लेंगे और सबको हम लोग ऐड कर देंगे। और ऐड करते टाइम ये ध्यान रखना होता है कि चूंकि चारों पॉइंट के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करते हैं तो वो एक क्लोज सरफेस फॉर्म करता है, और क्लोज सरफेस फॉर्म करने के कारण हम लोग को प्रत्येक इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इट मीन्स इस टाइप के सिंबल का यूज करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोग को इच पॉइंट के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करके उसको इंटीग्रेट करके ऐड करना पड़ेगा। उसी टर्म को मैं एक साथ भी कर सकता हूं जो मैंने यहाँ किया है। तो हम लोग को टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट जो P1 है, P1 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स d∅1 को इंटीग्रेट किए हैं। सेकेंड पॉइंट P2 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स d∅2 को इंटीग्रेट किए हैं। थर्ड पॉइंट P3 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स d∅3 को इंटीग्रेट किए हैं। फोर्थ पॉइंट P4 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स d∅4 को इंटीग्रेट किए हैं, और सबको मैंने ऐड कर दिया है। क्योंकि चारों पॉइंट के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करने पर वो एक क्लोज सरफेस का तरह बिहेव करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस का यूज़ किया है। और यहाँ इंटीग्रेशन में जब भी जीरो टाइप का सिंबल लग जाए उसी को हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। क्लियर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EDA cos थीटा। तो यहाँ पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के मिडल का एंगल 0 डिग्री है, इसलिए मैंने यहाँ पर EDA cos 0 डिग्री। पॉइंट P2 पर भी एंगल 0 डिग्री है, यहाँ EDA 2 cos 0 डिग्री। पॉइंट P3 पर 90 है तो यहाँ EDA 3 cos 90 डिग्री होगा। और पॉइंट P4 पर भी एंगल आपको 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर भी EDA 4 cos 90 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर EDA 1 तो आएगा ही, cos 0 का वैल्यू 1 आ गया। फिर यहाँ पर EDA 2 आएगा, फिर cos 0 का वैल्यू 1 आएगा, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पर EDA 3 इंटू 0 0 आ गया। यहाँ भी EDA 4 इंटू cos 90 इट मीन 0, तो 0 आ गया। अब यहाँ पर EDA 1 यहाँ चुका है, EDA 2 यहाँ चुका है। तो इस फिगर में देखिए आप फ्रंट फेस का एरिया A1, बैक फेस का एरिया A2, और दोनों एरिया इक्वल है क्योंकि यह थिन सरफेस है, तो दोनों एरिया इक्वल है और दोनों को हम लोग यहाँ पर A लेट किए हैं। और हम लोग जब भी प्रूव करने वाले हैं उस प्रूव में भी हम A1 और A2 के प्लेस पर A का ही अब यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहले बोल चुके हैं कि A1 और A2 दोनों को A बोलने वाले हैं, इसलिए EDA तो यहाँ 2 EDA आ चुका है, और चूंकि 2 कांस्टेंट टर्म इसलिए वो इंटीग्रेशन के से बाहर निकल चुका है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यहाँ कांस्टेंट टर्म है, वो भी इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर निकल चुका है, बचा DA 2E यहाँ आ गया। अब DA मतलब होता है छोटे से पॉइंट का एरिया, तो DA का मीनिंग हुआ छोटे से पॉइंट का एरिया, उसको इंटीग्रेट करके हम लोग को टोटल एरिया A निकलने वाला है। तो ये हम लोग को गिवन फिगर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो गॉस लॉ से इसी फ्लक्स का वैल्यू पढ़ चुके हैं, क्यूब एप्सिलॉन नॉट होता है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इसी फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन फर्स्ट में भी फाई है और सेकेंड में भी फाई है, तो क्या देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में फाई है, और जब दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो इट मीन्स उसका राइट साइड भी सेम होगा। और राइट साइड में क्या है, 2EA यहाँ आ चुका है, क्यूब एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ चुका है। यहाँ पर 2 और A कहा था, हम साथ साथ हैं तो वो साथ होकर वो बाय में आ चुका है, तो 2A बाय में आ चुका है, बचा क्यूब एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इंटेंसिटी का E आ चुका है, वही E यहाँ भी है। और यहाँ पर देखो आप, ये 2 और एप्सिलॉन नॉट कहता हम साथ साथ हैं, वो साथ आ चुका है, बचा क्यू बाय A, तो क्यू बाय A यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पर E आ चुका है, और यहाँ 2 बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया। और क्यू बाय क्या होता है, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इट मीन सिग्मा का फॉर्मूला होता है। तो क्यू बाय A के प्लेस पर हम लोग सिग्मा लिख चुके हैं, और यह सिग्मा क्या होता है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आ चुका है। यहाँ पर सिग्मा इंटू वन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है। तो ये आपको किसी भी इंसुलेटिंग 2 डायमेंशनल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया गॉस लॉ के हेल्प से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 डायमेंशनल कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस लॉ के हेल्प से। तो यहाँ आपको एक कंडक्टिंग शीट दिया, और कंडक्टिंग शीट का खासियत ये होता है कि उसमें जब एक साइड चार्ज दिया करते हैं तो वो चार्ज दोनों साइड ऑटोमेटिक एक्सपेंडेड हुआ आता है। और चूंकि हमने चार्ज किसी एक साइड दिया, इसलिए हम लोग किसी एक साइड ही किसी एक पॉइंट को लेट करेंगे। प्रीवियस वाले फिगर में मैंने दोनों साइड चार्ज दिया था, इसलिए हम लोग दोनों साइड एक एक पॉइंट लेट किए थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हम लोग किसी एक साइड ही चार्ज देते हैं तो वो चार्ज दोनों साइड एक्सपेंडेड हुआ है, इसलिए हम लोग एक साइड चार्ज दिए हैं तो एक साइड ही पॉइंट लेंगे। तो यहाँ ये पॉइंट हो गया P, ठीक है। और फर्स्ट फेज के चार्ज के कारण जो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो ये होगा, सेकेंड फेज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ई बी होगा। और चूंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम है, इट मीन्स दोनों इंटेंसिटी मिलकर एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी ई फॉर्म करेगा, ठीक है। और और मैंने इससे पहले बताया है आपको कि किसी फॉर्मूला को प्रूव करने से पहले हम लोग को उसका कुछ इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। तो यहाँ आपको उसका इंट्रोडक्शन ही गिवन है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में मेनली उसी टर्म को लिखना होता है जो आपको फिगर में दिख रहा होता है और जो फाइंड करना होता है। क्योंकि फिगर में दोनों फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम था, इसलिए हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड करेंगे। और आप इससे पहले पढ़ चुके हैं किसी फेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फर्स्ट फेस के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड फेस के लिए भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और यहाँ 2 2 कैंसिल होगा और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। आप इस फॉर्मूला में क्लियर देख सकते हो कि यहाँ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है और ना ही सरफेस से पॉइंट पी के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। मतलब पॉइंट पी कितना दूर है या उसका पॉइंट पी का सरफेस से कितना डिस्टेंस है, उस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। हाँ, लेकिन ये कंडीशन आपको सिर्फ क्लोज पॉइंट के लिए ही अप्लीकेबल है। बट जब बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे तो वहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है।